गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण करने जा रहे हैं। यह चैप्टर करने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपको 1 से 20 तक जितने भी तत्व हैं उनकी परमाणु संख्या, उनके प्रतीक और उनके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है उसको अच्छे से याद करना चाहिए। उसके बाद ही इस चैप्टर को आप स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले हम इस बुक में दिए हुए एक क्रियाकलाप को समझते हैं कि इस क्रियाकलाप में हमें क्या करना है। तो इस क्रियाकलाप में आप क्या करेंगे बच्चे, इस तरह ये बर्नर होता है जिसमें जो है हम आग जलाते हैं। इसमें हम आग जलाएंगे और यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन ले लेंगे। इस मैग्नीशियम रिबन को पहले हम रगड़ के साफ करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन की एक लेयर जो है जम जाती है। को रगड़ के साफ करेंगे और उसके बाद इस मैग्नीशियम रिबन को इस तरह से चिमटे से पकड़ के हम इसको जलाने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको जलाएंगे तो इससे बनी हुई राख इस तरह की एक शेप के वॉच ग्लास पे हम इकट्ठी कर लेंगे और जो ये पदार्थ यहाँ पे बना है इसी को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। अब इस एक्टिविटी में आपसे पूछा गया है कि आपने क्या परीक्षण किया, मतलब आपने इस एक्टिविटी के टाइम पे इस क्रियाकलाप के समय पे क्या देखा। तो इस क्रियाकलाप के समय पे क्या हुआ जब आपने इसको जलाया। जब आप इसको जलाते हैं तो जो मैग्नीशियम है वो एक चमकदार रोशनी के साथ जलने लग जाता है और साथ ही साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब हमारी दूसरी एक्टिविटी है, दूसरा क्रियाकलाप है। इस क्रियाकलाप में हम क्या करेंगे बच्चों कि हम इस क्रियाकलाप में एक इस तरह से फ्लास्क ले लेंगे और कॉर्क में कांच की नली जिसमें हो इस तरह की कॉर्क यहाँ पे हम लगा देंगे और इसमें हम क्या करेंगे, हम अम्ल लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल में हम जो है किसको, जस्ता यानी जिंक जो एक मेटल है उसे हम उसमें डालेंगे। तो जब हम इसको डालेंगे तो हमें यहाँ पे इसकी सतह पे कुछ बुलबुले दिखाई देंगे और वो जो गैस है हाइड्रोजन गैस यहाँ से हमें बुलबुलों के द्वारा निकलती हुई दिखाई देगी। इस 3 एक्टिविटी को पूरा किया। तो जब हमने पहली और दूसरी एक्टिविटी की तो हमने देखा कि इन अभिक्रियाओं के समय अवस्था में परिवर्तन हुआ, रंग में परिवर्तन। और वही जब हम इस बीकर को, इस फ्लास्क को जब हम टच करके देखेंगे, हम छू के देखेंगे तो इसके तापमान में भी परिवर्तन होगा। तो मैं आपसे इतना इस इन क्रियाकलाप के जरिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहां पे अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, किसी गैस का उत्सर्जन होता है और कभी कभी तापमान में भी परिवर्तन होता है। जब इस तरह के परिवर्तन होते हैं तो इस तरह की अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने अपने पहले क्रियाकलाप में देखा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। देखेंगे कि हमारे पास यह अभिक्रिया है। अभिक्रिया में हमारे पास लेफ्ट और राइट यानी दाएं और बाएं दो चीजें उपस्थित है। तो ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इस अभिक्रिया के अभिकारक है। और इस अभिक्रिया में जो पदार्थ जो बनता है उस पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। वह पदार्थ जो अभिक्रिया होने के बाद बनता है वह उत्पाद कहलाता है। जैसे इस अभिक्रिया में बच्चों क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको याद रखना है अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक बच्चों वो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उत्पाद जो अभिक्रिया में बनते हैं। या हम कह सकते हैं एरो से पहले जो है अभिकारक उपस्थित होते हैं और एरो के बाद हमारे उत्पाद जो है उपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण। अभी हमने जो अभिक्रिया लिखी, इस अभिक्रिया को अगर हम संक्षिप्त यानी छोटे रूप में लिखते हैं तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसको देखते हैं
कि रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हमें जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं यह संतुलित होना चाहिए। संतुलित यानी किस तरह से, किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उसके उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी कि एरो के इस तरफ जो हमारे अभिकारक है उनके परमाणुओं की संख्या, इस तरफ जो उत्पादक उपस्थित है उनके परमाणु संख्या के बराबर होनी चाहिए। जैसे इस अभिक्रिया में आप देखेंगे कि सोडियम के 2 परमाणु हैं और इधर भी सोडियम के 2 ही परमाणु हैं। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्लोरीन के कितने परमाणु हैं बच्चों, 2। तो यहाँ पे जब हम इससे गुणा करेंगे तो क्लोरीन के भी 2 ही परमाणु उपस्थित है। यानी ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जो कि पूरी तरह से संतुलित है। संतुलित करना हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। हम रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से संतुलित किया जा सकता है वह सीखेंगे, संतुलित करेंगे। अभी आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के 2 परमाणु उपस्थित है और यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के 1 ही परमाणु उपस्थित है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिख देंगे 2। यहाँ पे भी हमारे पास कितने आ गए, 2 परमाणु, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 परमाणु आ गए। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, लेकिन यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन के हैं बच्चों 2 तिया 6 परमाणु और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 है परमाणु और यहाँ पे भी नाइट्रोजन के 2 परमाणु है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 परमाणु है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 6 परमाणु है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये हमारी अभिक्रिया है वह अभिक्रिया क्या हो गई बच्चों, एक तरह से संतुलित, इसको हम संतुलित अभिक्रिया कह सकते हैं। तो आप इस तरह से दोनों तरफ देखेंगे कि परमाणुओं की संख्या कितनी है और इस हिसाब से हमारी जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब अगली अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जिंक का 1 परमाणु है, यहाँ पे भी जिंक का 1 ही परमाणु है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन का 1 परमाणु है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन के बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हम हाइड्रोजन के 2 परमाणु लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 हो गए और यहाँ पे भी 2। यहाँ पे क्लोरीन के कितने हैं बच्चों, 2 परमाणु, और यहाँ पे भी क्लोरीन के 2 परमाणु है। तो इस तरह से हमारी यह भी अभिक्रिया संतुलित हो गई, क्योंकि यहाँ पे जिंक का 1 परमाणु है, यहाँ पे भी जिंक का 1 ही परमाणु है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, तो यहाँ पे भी हमारे हाइड्रोजन के 2 ही परमाणु है, और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन के 2 परमाणु है, तो यहाँ पे भी क्लोरीन के हमारे पास 2 परमाणु है। तो इस तरह से हम अभिक्रियाओं को संतुलित कर सकते हैं। आप अपनी बुक में दिए हुए एग्जाम्पल को, क्वेश्चंस को करेंगे और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को समझ के इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करें और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।